हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो आज का जो ये लेसन है ये है आपका एनसीईआरटी का। और इस लेक्चर में हम लोग ये 30 लेक्चर है। इसमें हम लोग महासागरीय धाराएं और उसके प्रभाव, साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे जो ज्वार भाटा और उसके सिद्धांतों के बारे में भी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन भी विजुअल है। वॉइस की क्लियरिटी आप लोग कंफर्म कर दीजिए, क्योंकि इसके पहले जो आपका चलता था तो उसमें थोड़ा सा मोबाइल से ही उसको इस कर दिया जाता था। अब ये आपका लैपटॉप के माध्यम से किया गया है, थोड़ा सा और अपडेट किया गया, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आपको ईज़िली जो है दिखाई जा सकती है, तो आसानी से इसलिए हम लोग इसमें किया गया है। तो आज हो सकता है कि थोड़ा सा इशू हो इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से। उसके बाद मान लीजिए कि अभी सेटअप कर दिया गया है सही, तो जैसा भी रहेगा। तो इसलिए आप लोग अपना यहाँ पे वॉइस वगैरह के बारे में या और कोई इश्यूज़ हों उसको भी यहाँ पे कमेंट में बता सकते हैं। या क्वालिटी का कोई इशू हो कि आप लोगों को विजिबिलिटी क्लियर नहीं हो तो वो भी बता दीजिएगा। ठीक है, स्क्रीन आपको पूरा विजुअल हो रहा होगा। ये देखिए, हमने एनसीईआरटी का ये उसकी ऑफिशियल साइट से ही लिया है। ये आपका 2022-23 का है। ठीक है पूरा। और इसमें चूंकि पूरा जो महासागरीय धाराओं की हम लोग बात करेंगे, इसके साथ साथ उसमें हम लोग ज्वारभाटा के सिद्धांतों की भी चर्चा करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे मैं स्लाइड आपको दिखा दे रहा हूँ जिस पे हम लोग बात करेंगे। ये देखिए, हमने ऐड कर दिया ऑलरेडी। आपका ये मैप के थ्रू हम लोग महासागरीय धाराओं को देखेंगे। और ये एनसीईआरटी से अलग है, ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी में ये पूरा मेंशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे थे कि पूरा आपका लेक्चर नंबर 30 है, जिसमें हम लोग महासागरीय धाराएं उसके प्रभावों की भी बात करेंगे। और यदि आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। डेली आपको 6:30 से 7 के बीच जो है ये आपका लाइव लेक्चर मिल जाया करेगा। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पूरा ये जो लेक्चर पूरा चल रहा है ये आपको कहाँ मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, ठीक है, वहाँ से जाके ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर टाइप करिए या जीएस बाय दिवाकर करके टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसका पूरा टेस्ट जो हम लोग बात करें ज्वार भाटा का और महासागरीय धाराओं का, इसका टेस्ट आपको कहाँ मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग जैसे ही क्लास ख़त्म होगा 10 मिनट के बाद, ठीक है, ज्वार भाटा का तो अवेलेबल है ऐप पे। ऐप में जो फ्री टेस्ट है उसमें जाइएगा, वहाँ पे मिल जाएगा। आप ज्वार भाटा का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। महासागरीय धारा भी मैं ऐड कर दूंगा, जस्ट 10 मिनट के बाद ही ऐड कर दूंगा वहाँ पे। ठीक है, तो उसका भी यानी कि उसनी करेंट्स का भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए आते हैं हम लोग एनसीईआरटी पे ही। ठीक है, अब देखिए आप लोगों का यहाँ पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये सारी चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनके एग्ज़ाम की डेट भी जल्दी अनाउंस हो जाएगी। और वो डेट आई थिंक, और ये आपका जो है मई में हो सकता है। ठीक है, मई में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ की बात करें तो नेट जेआरएफ का तो पहले से ही फिक्स है जून 2023 में। और ये आपका 13 से लेके 22 जून के बीच आपका कंडक्ट होगा। ठीक है, जून 2023 का, तो इसके लिए भी आपके पास बहुत मिनिमम टाइम बचा है। और ये जो टॉपिक हम लोग देख रहे हैं यहाँ से आपका एक प्रश्न तो श्योर रहता है। जैसे नेट की हम लोग बात करें, जो आपका ओशनोग्राफी का है, तो इसकी किताब कौन सी आपको पढ़नी है, या आप डीएस लाल की ले सकते हैं, सबिन सर की ले सकते हैं। एनसीईआरटी तो जरूर पढ़िए। यहाँ पे देखिए मैं मेंशन करते चलूँगा कहाँ कहाँ पे कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। ठीक, तो ये जो टॉपिक है इसमें अलग से सिद्धांतों को भी हमने ऐड कर दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो यहाँ पे। और इसके लिए भी कम आपका टाइम है, कम से कम 2 महीने ही आपके पास बचे हैं, और 2 महीने में आपको कम से कम 20 यूनिट पढ़नी है। अब सोचिए कि, और इसके अलावा इसमें हो सकता है यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हैं तो उसके लिए भी आप देंगे। टीजीटी पीजीटी की हम लोग बात करें तो इसकी भी वैकेंसी जल्दी ही
जो वैकेंसी है, यानी एग्ज़ाम डेट जो जल्दी क्लियर होगा। इसके अलावा झारखंड पीजीटी का फॉर्म आ गया है, उसको आप लोग जो है फिल कर सकते हैं। एमपी में जो आपका स्टेट यानी पीजीटी का होने वाला है वो आपका जुलाई अगस्त तक होगा। तो वहाँ पे भी जो प्रश्न आपका सब पूछा जाएगा कहाँ से होगा, यही एनसीईआरटी से ही। तो ये आपका एनसीईआरटी का भौतिक भूगोल का मूल सिद्धांत हम लोग देख रहे हैं, 11th क्लास की एनसीईआरटी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से, आप लोग लाइव आ जाइए और इसको शेयर भी कर दिया करिए। चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं महासागरीय जल जो है स्थिर न होकर क्या है, गतिमान है। और इसकी जो भौतिक विशेषताएं हैं, अब देखिए महासागरों की जो भौतिक विशेषताएं हैं क्या है, तापमान है, खारापन है और घनत्व है, ठीक है। बाएबल सूर्य, चंद्रमा और वायु अपने प्रभाव से क्या करते हैं, महासागरीय जल को गति प्रदान करते हैं। और जो महासागरीय जल है इसमें किस प्रकार की गतियाँ होती हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। तो महासागरीय जल में आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने प्रकार की गतियाँ हो सकती हैं, तो आप क्या बताएंगे, महासागरीय जल में 2 प्रकार की, एक आपका क्षैतिज होती है, एक आपका ऊर्ध्वाधर होती है, ठीक है। जो क्षैतिज होंगी तो उसमें आपका धाराएं हो गई, तरंग हुई, ये सब चलते हैं। ऊर्ध्वाधर में आपका देखिए जो अपवेल्ड करंट होते हैं, जैसे आपका कनारी जलधारा है, ठीक है। यहाँ पे प्रिया सिंह ने पूछा कि पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म कब आएंगे। अभी देखिए आपका स्टेट यूनिवर्सिटी में तो आया था अभी, और किस यूनिवर्सिटी की आप बात कर रही हैं। देखिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो है ये आपका एग्ज़ाम होने वाला है, अप्रैल में एग्ज़ाम होगा, 16 के बाद ही होगा एग्ज़ाम, यानी 15 के बाद एग्ज़ाम की डेट ही आपका क्लियर हो जाएगी। बीएचयू में भी आने वाला है, और जो डीयू, जेएनयू और आपका इग्नू, इन सब का जो एनटीए कराता है तो उसका भी फॉर्म जल्दी आ जाएगा। ये महासागरीय धाराएं व लहरें क्षैतिज गति से संबंधित, यहाँ पर देखिए मेंशन भी किया गया है कि जो महासागरीय धाराएं होती हैं और महासागरीय धाराएं और तरंग क्या होती हैं, क्षैतिज गतियों में आएंगे, ठीक है। महासागरीय धाराएं लहरें क्षैतिज से आएंगी। ज्वार भाटा ऊर्ध्वाधर गति से संबंधित होगा, ठीक है। ज्वार भाटा आपका किससे है, ये ऊर्ध्वाधर से है। तो आपसे पूछा जाए कि ज्वार भाटा महासागरों की किस गति से संबंधित है, तो महासागरों की ये आपके किस गति में आ जाएगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी का देखिए आप लोगों का आज तो शायद इंटरव्यू था। एलवी मौर्य जी आप थोड़ा सा लेट हैं, चलिए फिर भी अभी चूँकि आज का जो सेशन है थोड़ा सा लेट ही स्टार्ट हुआ है। तो ज्वार भाटा की हम लोग बात करें तो ऊर्ध्वाधर गति से ये संबंधित है। महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, इसको समझ लीजिए, प्रश्न ये पूछा गया एग्जाम में आपके। महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, एक निश्चित दिशा में बहुत बड़ी मात्रा में जल का लगातार बहाव, ठीक है। जबकि तरंगे क्या होती हैं, जल की क्षैतिज गति है। धाराओं में जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है, जबकि क्या होता है, तरंगों में जल गति नहीं करता है, यानी कि इसमें जिस स्थान पर रहेगा ऐसे कंपन होगी इसमें, ठीक है। धारा में क्या होगा, ये इस प्लेस से इस प्लेस की ओर जाएगा, लेकिन जो तरंग होगी उसमें आपका ये गति क्षैतिज गतियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये नहीं जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, धारा व तरंग में अंतर। प्रश्न भी बना सकता है आपसे, पूछ लेगा कि धारा और तरंग में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि धारा क्या होती है, महासागरीय धाराएं एक निश्चित दिशा में बड़ी मात्रा में जल का जो लगातार बहाव होता है क्या हो जाएगा, वो धारा होगा। इसलिए यहाँ से और अच्छे से आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया जा रहा है। महासागरीय धारा क्या होगी, निश्चित दिशा में बहुत बड़ी मात्रा में जल का लगातार बहाव। जबकि तरंगे क्या होंगी, क्षैतिज गति करते हैं। और धाराओं में क्या होता है, जल एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचता है, जबकि तरंगों में क्या होता है, जल गति नहीं करता है, लेकिन तरंग के आगे बढ़ने का क्रम यहाँ पे क्या रहता है, जारी रहता है। ऊर्ध्वाधर गति महासागरों एवं समुद्रों में जल के ऊपर उठने और नीचे गिरने से संबंधित होती है। तो जो ज्वार भाटा आएगा तो उसमें आप जानते हैं कि इस तरह की गति होती है, तो इसमें ऊपर उठने और नीचे उठने, ऊपर जाएगा तो ज्वार हो जाएगा, नीचे बैठेगा तो भाटा हम लोग कहते हैं, ठीक है। टाइड और इब इंग्लिश में। सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण के कारण महासागरीय जल एक दिन में 2 बार ऊपर उठता है और 2 बार नीचे उठ गिरता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, जो महासागरों में ज्वार या भाटा आएगा किसके कारण आएगा, तो ये आपका सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण आएगा। पूछा गया प्रश्न है ये, देखिए छोटे मोटे एग्जाम में जो है पूछा गया प्रश्न है। अच्छा आपका आई भी मौर्य नाम है, एक्चुअली यहाँ पे एल और आई का जो है बहुत डिफरेंसेस नहीं है, चलिए माफ़ी चाहते हैं।
नाम आपका बदलेगा नहीं, टेंशन ना लीजिए। सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण क्या होता है कि महासागरीय जो जल है एक दिन में क्या होता है, 2 बार ऊपर उठेगा और 2 बार नीचे जाएगा। तो जनरली आप यदि समुद्रों के आसपास गए होंगे, जो बंदरगाह वगैरह हैं उसको देखा है आपने यदि, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जब भाटा आता है, ठीक है, ज्वार के समय क्या होता है, तटों की तरफ जो पोर्ट वगैरह होते हैं, पोर्ट के पास जो जहाजें होती हैं इनको इधर ला लिया जाता है। लेकिन जैसे भाटा आता है क्या होता है, इसको समुद्र की तरफ, क्योंकि भाटा आएगा तो जो ज्वार वाली एक जलराशि है तटों की तरफ आई है, ये क्या होगा, समुद्र की तरफ जाएगी। तो इसी के साथ क्या होता है कि जो जहाजें हैं वो भी आपका वहीं प्रवाहित, यानी कि ज्वार भाटा के समय अंदर की ओर चली जाती है, ठीक है। आगे देखिए, अधस्थल से ठंडे जल का उत्प्रवाह या अप्रवाह महासागरीय जल के ऊर्ध्वाधर गति के कारण होता है, या गति का ही एक प्रकार है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे तरंगों के बारे में दिया गया है। तो तरंग और धाराओं में अंतर तो आप लोगों ने समझ लिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तरंगे वास्तव में क्या होती हैं, ये एनर्जी हैं। आपने वेव एनर्जी को पढ़ा होगा। अब देखिए हमने अपने एफबी पेज पे एक वीडियो शेयर किया था इसका, तरंग ऊर्जा का, वेव एनर्जी का। जनरली वो आपका एनिमेटेड था, तो उसमें जैसे आपका इस तरह से दो यहाँ पे आपके लेयर बनाई गई थी, इनको क्या किया था, कनेक्ट किया गया था। ऊपर जो है एक इस तरह से आपका किया गया था, और जैसे ही आपका जैसे ये आपका क्या होता था, तरंगों की गति होती थी। अब चूंकि पीपीटी में आज मैं ऐड नहीं कर पाया वीडियो, कल से क्या है कि जो इस तरह के वीडियो होंगे मैं पीपीटी में ऐड कर दूंगा, तो वो आपके सामने ही पूरा एनिमेशन के तौर पे वो दिखता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, जैसे ही आपका कंपन बढ़ेगा, ठीक है, जैसे ही इसमें कंपन होगा तो इधर से इसको कनेक्ट किया गया, इधर से इसको कनेक्ट किया गया, तो इसमें भी कंपन होगा, ठीक है, डायनमो से इसको कनेक्ट किया गया है, तो बार बार ये तरंगे उठेंगी तो बार बार इसमें कंपन होगा, तो इधर कंपन होगा, इधर भी और इसमें भी। इसकी वजह से क्या होगा, तीनों आपस में जो कनेक्ट होंगे तो एनर्जी जनरेट होगी। तो इसी को वेव एनर्जी कहा गया, और ये अपना जो है एनर्जी की एक जो है वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में भी देखा जा रहा है, कि जिससे हम लोग क्या करेंगे, यदि अपने पास इसकी टेक्नोलॉजी हो जाए तो ये जो कोयला वगैरह यूज किया जा रहा है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। यानी जो प्रदूषण है तो वो बच जाएगा। तो इसकी खोज की जा रही है। अभी देखिए फ्रांस में आपका वेव एनर्जी के लिए एक प्लांट लगाया गया है, ठीक है। जो अपना ओशन है वो रिसोर्स के लिए अपार सोर्स के रूप में उपलब्ध है, चाहे आप खाद्य संसाधनों की बात करें या एनर्जी की बात करें, ठीक है। तो तरंगे वास्तव में क्या होती हैं, ऊर्जा होती हैं, जल नहीं होती हैं, जो कि महासागरीय सतह के क्या होती हैं, आर पार गति करती हैं। तो महासागरीय सतह ये हो गई तो आर पार ये हुआ ना गति। तरंगों में जल जो है, जलकण छोटे वृत्ताकार रूप में गति करते हैं, वायु जल को ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे क्या होगा, तरंगे उत्पन्न होती हैं। वायु के कारण तरंगे महासागर में गति करती हैं, और ऊर्जा जो है ये तट रेखा पर निर्मुक्त होती है, ठीक है। जो यहाँ से एनर्जी होगी किस पे, तटों पे पड़ेगी। तो जो तटों में आपका अपरदन होता है, इरोजन होता है, वो इसी कारणों से ही होता है। सतह जल की जो गति है महासागरों के गहरे तल के स्थिर जल को कदाचित ही प्रभावित करती है। जैसे ही एक तरंग महासागरीय तट पर पहुंचती है, इसकी गति क्या होती, कम हो जाती। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि आप एनर्जी की परिभाषा जानते ही होंगे। ऊर्जा क्या है, ऊर्जा को ना तो हम लोग एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित ही केवल कर सकते हैं, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, ना तो नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ना तो एनर्जी को आप उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो नष्ट कर सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, आपको सुनाई दे रहा है, तो यहाँ पे भी आपका क्या है कि मेरी जो एनर्जी है ये आपका ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। तो वैसे ही आपका यहाँ पे क्या होगा कि जो तटों से टकराएगी एक तरंगों की एनर्जी, तो तटों को ये क्या करेगी, हस्तांतरित कर देगी, ठीक है। तो इसकी एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि ऐसी गत्यात्मकता जल के मध्य आपस में घर्षण होने के कारण होता है, ठीक है। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। चलिए यहाँ पे आपका फ्रेश रहेगा और क्लियर दिखेगा। घर्षण होने के कारण क्या होता है कि जब जल की गहराई तरंग के तरंगदैर्घ्य के आधे से कम होती है, तब क्या होते हैं, तरंगे टूट जाती हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब तरंग टूटने का मतलब ये नहीं कि रस्सी हो गई आपने तोड़ तोड़ दिया, वहां पे तरंगे टूटने का मतलब समाप्त हो जाना। बड़ी तरंगे खुले महासागरों में पाई जाती हैं। तरंगे जैसे ही आगे की ओर बढ़ती हैं, बड़ी होती हैं और वायु से ऊर्जा को अवशोषित करती थी, ध्यान रखिएगा।
ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तरंगे क्या करती हैं, एनर्जी कहाँ से तरंगों को मिलता है, तो ये वायु से मिलता है। ठीक है, अधिकतर तरंगे वायु के जल की विपरीत दिशा में गति से उत्पन्न होती हैं। जब 2 नाट या उससे कम वाली समीर यानी कि वायु जो है शांत जल पर बहती है, तब छोटी छोटी उर्मिकाएं बनती हैं। ध्यान रखिएगा, रिपल्स क्या होता है ये पूछा गया है। तो रिपल्स जो है ये तरंगों की ही एक छोटी बहन मान सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि जब 2 नाट से कम यानी कि धीरे या शांत वायु जो है जल पर बहती है, तो छोटी छोटी उर्मिकाएं यानी रिपल्स बनता है, इस तरह से बनेगा। ठीक है, तरंग बनेगा, इससे बड़ा भाई है इसका। वायु की गति बढ़ने के साथ इनका आकार बढ़ता जाएगा जब तक इनके टूटने के सफेद बुलबुले नहीं बन जाते हैं। तट के पास पहुंचने पे टूटने या सफेद बुलबुलों में सर्फ की भांति घुलने से पहले हजारों किलोमीटर की यात्रा ये करती है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक और चीज क्या मिला आपको कि सफेद बुलबुलों में ये सर्फ की भांति, आगे सर्फ के बारे में है। ठीक है, एक तरंग का आकार उसकी उत्पत्ति, नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे मेंशन किया है कि एक तरंग का आकार उसकी आकृति एवं उसकी उत्पत्ति को दर्शाता है। जैसे छोटी है तरंग या रिपल्स की तरह है, तो उसकी उत्पत्ति को बताएगा, कहाँ से कैसे क्या हुआ। ठीक है, इसके अलावा दिया है कि जो युवा तरंगे हैं अपेक्षाकृत ढाल वाली होती है, संभवतः स्थानीय वायु के कारण ये बनती हैं। कम एवं नियमित गति वाली जो तरंगे होती हैं, ठीक है, इनकी उत्पत्ति दूरस्थ स्थानों पर होती है। तो जो कम गति या नियमित गति वाली होती हैं, संभवतः दूसरे गोलार्ध में। तरंग के उच्चतम बिंदु का पता वायु की तीव्रता के द्वारा लगाया जा सकता है। यानी कि तरंग की जो ऊंचाई है, ये आप कैसे पता कर सकते हैं, ये उसकी तीव्रता के आधार पे ही पता कर सकते हैं। यानी यह कितने समय तक प्रभावी होता है और उस क्षेत्र के ऊपर कितने समय तक एक ही दिशा में प्रवाहमान होगी, ये आपका तरंग की तीव्रता के आधार पे ही पता चलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ से एक फिगर दिया गया है, इसको देखिए। ये आपका देखिए यहाँ पे उभार का दिया गया है। ठीक है, और ये है आपका यहाँ पे जो मेंशन किया है दाहिनी और प्रगामी तरंग का, यहाँ पे इस तरह से चलेगी और शीर्ष ये क्या होगा, धीरे धीरे पतन होगा, तो ये आपका गर्त के रूप में कही जाएंगी। तो ये तरंगों की गति के बारे में यानी हेड, और ये इसका शीर्ष और पतन हो गया। यानी कि जनरली अपनति या अभिनति जो आपने पढ़ा होगा ना, तो वही यहाँ पे भी रहता है। चलिए, तरंगें गति करती हैं क्योंकि वायु जल को क्या करता है, प्रवाहित करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल तरंगों के शिखर को नीचे की ओर खींचता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। जो शीर्ष है तरंगों का, ये किस वजह से नीचे की ओर आता है, ठीक है, किस वजह से नीचे आएगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की ओर आएगा, की वजह से आएगा। गिरता हुआ जल पहले वाले गर्त को ऊपर की ओर धकेलता है और तरंगे नए स्थिति को गति करती है। तरंगों के नीचे जल की जो गति होती है कैसी होती है, वृत्ताकार होती है। यह इंगित करता है कि आती हुई तरंग पर वस्तुओं का वहन आगे और ऊपर की ओर होता है एवं लौटती हुई तरंग क्या करती है, नीचे की ओर या पीछे की ओर, ये बताती है। तो यहाँ पे देखिए तरंगों की कुछ विशेषताएं दी गई हैं, ये आप यहाँ पे ध्यान रखिए। पहला क्या दिया है, तरंग का शीर्ष और गर्त यानी कि वेव क्रेस्ट और ट्रफ। एक तरंग के उच्चतम बिंदु और निम्नतम बिंदु, ये आपका क्या होगा, शिखर होगा, ये आपका क्या होगा, गर्त होगा, यानी क्रेस्ट और ट्रफ। ठीक है, तरंग की ऊंचाई की हम लोग बात करें वेव हाइट्स की, तो यह एक तरंग के गर्त के आधा स्थल से शिखर के ऊपरी भाग की ऊर्ध्वाधर दूरी होती है। ठीक है, तो तरंग की ऊंचाई क्या होती है, ये जो आपका यानी कि जो वेव हाइट होगी, तो जो आपका क्रिस्टा हो गया और ट्रफ हो गया यानी कि शीर्ष हो गया। ठीक है, ये आपका शीर्ष हो गया और जो आपका गर्त है, इसके बीच की जो ऊंचाई है इसे क्या कहेंगे हम लोग, वेव हाइट कहेंगे। जो एम्पलीट्यूड होता है यानी तरंग आयाम क्या होता है, तो जो तरंग की ऊंचाई है, ठीक है, इसका आधा क्या होता है, तरंग आयाम होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए दिया है कि तरंग काल, वेव पीरियड क्या होता है, तो वेव पीरियड जो होता है कि एक तरंग काल एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले दो लगातार तरंग या शिखरों या गर्तों के बीच का जो समय अंतराल होता है। जैसे एक आपका कोई मान लीजिए यहाँ पे है, तो इसके बीच आपका लगातार दो शिखर गुजरे या तरंग गुजरे, गर्त गुजरे, तो इसके बीच जो टाइम पीरियड इसका होता है वो आपका वेव पीरियड होता है। वेव लेंथ क्या होती है, तो वेव लेंथ जो आपका जैसे दो शिखरों या दो गर्तों के बीच की जो क्षैतिज दूरी होती है, ये जो दूरी है दो गर्तों या दो
शिखरों के बीच की, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे, ठीक है। और जो वेव स्पीड होती है क्या होती है कि जल के माध्यम से तरंग के गति करने की दर को तरंग गति कहते हैं, यानी कि जो स्पीड होगी इसको नाट में मापा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए, तरंग की आवृत्ति। तो तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति को ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तरंग दैर्ध्य आपने क्या पढ़ा, तरंग दैर्ध्य आपने पढ़ा कि दो गर्तों या दो शिखरों के बीच की जो डिस्टेंस है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तरंग दैर्ध्य बोलेंगे, क्षैतिज दूरी। अब आवृत्ति क्या है कि 1 सेकंड में, ठीक है, 1 सेकंड के समय अंतराल में दिए गए बिंदु, एक पॉइंट है, इससे जो तरंगे गुजरेंगी, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेव फ्रीक्वेंसी या तरंग आवृत्ति। यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। चलिए अब आ जाते हैं ज्वार भाटा पे। आपके सामने ये दिया गया है ज्वार भाटा, पीक टाइड और एब। चंद्रमा एवं सूर्य के आकर्षण के कारण दिन में एक बार या 2 बार समुद्र तल पर नियतकालिक उठने, यानी कि जो मीन सी लेवल है इससे जल आपका ऊपर उठेगा या नीचे जाएगा, और ये किस वजह से होगा, आपका चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण शक्तियों के कारण ही ये आपका होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग कमेंट भी करते चलिए, जो आपका यहाँ पे डाउट हो या समझ में आ रहा है तब भी, क्योंकि तभी इंटरेक्शन होगा, तभी पता लगेगा कि, और लाइव क्लास का जैसा फीडबैक हो आप लोग ज़रूर दीजिए कि लाइव क्लास रखा जाए या रिकॉर्डिंग रखा जाए, ठीक है। तो नियतकालिक उठने या गिरने को क्या कहेंगे, ज्वार भाटा कहेंगे। जलवायु संबंधी प्रभावों जैसे क्या है, वायु एवं वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन के कारण क्या होगा, जल की गति को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्ज बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिए, ये पूछा गया प्रश्न है। जलवायु संबंधी यानी कि वायु या वायुमंडलीय दाब की वजह से जल की गति में जो परिवर्तन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सर्ज बोलेंगे। जो सर्ज या माहौर में है, ये ज्वारभाटा की तरह नियमित नहीं होते हैं, बल्कि ज्वारभाटाओं का जो स्थानिक एवं कालिक रूप में अध्ययन ही बहुत ही जटिल है, क्योंकि इसकी आवृत्ति, इसका परिमाण, इसकी ऊंचाई। अब ज्वारभाटा में लगातार जरूरी तो है नहीं कि सेम सेम ऊंचाई है, सेम सेम आवृत्ति हो, यानी कि सेम एकदम एग्जैक्ट टाइम पे ही है। एक मान आपका निकाला गया है कि जनरली इस टाइम के बाद ही आता है, ठीक है। तो इसके आवृत्ति, परिमाण और ऊंचाई में क्या होता है, भिन्नता होती है। अब देखिए यहाँ पे जो चीज़ें मेंशन की गई, आंख मूंद के आपको वही पढ़ना है। अब इसलिए इसको यही पढ़ना है क्योंकि जो किताबों में यहाँ पे मेंशन किया गया है, एग्जाम में आपसे तर्क के आधार पे पूछ भले सकता है, लेकिन आंसर मानेगा वो किताबों को देख के ही। आप कमीशन में जो है तर्क देने आपको वो नहीं बुलाएगा, ठीक है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होगा, कुछ हद तक सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा ज्वारभाटाओं की उत्पत्ति होती है। दूसरा कारण क्या होता है, अपकेंद्री बल है, जो कि गुरुत्वाकर्षण को क्या करेगा, बैलेंस करता है। और गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्री बल दोनों मिलकर पृथ्वी पर दो महत्वपूर्ण ज्वारभाटाओं को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी भी होते हैं। चंद्रमा की तरफ वाले पृथ्वी के भाग पर एक ज्वारभाटा उत्पन्न होता है, जबकि विपरीत वाले भाग जो क्या करते हैं, चंद्रमा का ये गुरुत्वीय आकर्षण बल की दूरी के कारण कम होता है। तब क्या होगा, अपकेंद्री बल दूसरी तरफ जो है ये ज्वार उत्पन्न करता है, ठीक है। तो समझ में आई बात ही। आगे फिगर है उससे एक बार फिर से समझा देंगे। यानी कि कह रहा है कि चंद्रमा का जो ये पार्ट हो गया पृथ्वी के समक्ष जो आएगा, ये आपका ज्वार के लिए उत्तरदायी होगा। जनरली जो चंद्रमा की शक्ति ज्वार में उपयोगी होती है, ये सूर्य की अपेक्षा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अब आपके लिए एक प्रश्न है कि जो चंद्रमा और सूर्य की शक्तियाँ होती है, आकर्षण बल है, ठीक, तो इसमें कितने का डिफरेंस है या कितने का अनुपात होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, आप बताइए। एग्जाम में भी पूछा गया है। ज्वार उत्पन्न करने वाले जो बल हैं, इन दो बलों के बीच के अंतर है, यानी चंद्रमा और गुरुत्वीय आकर्षण बल तथा अपकेंद्री बल। तो दो तरह के बल आपके होंगे, गुरुत्वीय आकर्षण और अपकेंद्री। तो पृथ्वी के धरातल पर क्या होगा कि चंद्रमा के निकट, यहाँ पे चलिए, चंद्रमा के निकट वाले भाग में अपकेंद्रीकरण बल की अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, अधिक होगा। इसलिए यह बल क्या होगा, चंद्रमा की ओर ज्वारीय उभार का कारण बनेगा। और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के दूसरी तरफ क्या होगा, जब एक तरफ ज़्यादा होगा दूसरी तरफ जनरली है कि कम ही होगा, क्योंकि यह भाग क्या होगा, चंद्रमा से अधिकतम दूरी पर होगा। यहाँ क्या होगा, आप केंद्रीय बल प्रभावशाली होगा, और यहाँ पे चंद्रमा से दूर उभार पैदा करेगा। और पृथ्वी के धरातल पर क्या होगा, क्षैतिज द्वार उत्पन्न करने वाले बल ऊर्ध्वाधर बलों से क्या होंगे, अधिक महत्वपूर्ण होंगे, जिनसे क्या होगा, ज्वारीय उभार पैदा होगा। ध्यान रखिएगा ये। चलिए फिगर जो आपका दिया गया उस पर आ जाते हैं।
ठीक, फिगर पे आ जाइए यहाँ पे। चलिए, बहुत ही स्पष्ट फिगर यहाँ पे आपका दिखाया गया है, इससे आप आसानी से समझ लेंगे। पहले दिया है कि ये पृथ्वी है, ठीक। अब पृथ्वी का जो पार्ट सामने आएगा, इसमें क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम होगा, अपकेंद्री बल कम होगा। तो चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्तियों की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे आपका ज्वारीय उभार देखा गया। इसके अपोजिट देखिए, अब यहाँ पे क्या किया गया, ज्वारीय उभार जो यहाँ पे देखा गया, इसके अपोजिट ये कह रहा है कि जब ये चंद्रमा हो गया, ठीक है। अब दूसरे पार्ट की बात कर रहा है, पहले पार्ट की नहीं, बल्कि ये तो आपका फ्रंट वाला हो गया। अब इस पार्ट की बात कर रहा है कि यदि इधर की हम लोग बात करें, तो इधर क्या होगा कि जो इसका आकर्षण बल है, या जो गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा, तो कैसा बल काम करने लगेगा, अपकेंद्री बल। अपकेंद्री और अभिकेंद्री क्या होता है, अपकेंद्री क्या होता है कि जो बाहर की ओर काम करेगा, और अभिकेंद्री अंदर की ओर, सेंटर की ओर काम करता है। तो इसे सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जो परिणामी उभार की बात किया है कि एक जनरल में हम लोग बात करें, तो दोनों में लगभग ये डिफरेंसेस होंगे, ठीक है। इस तरह से ज्वारीय उभार आपको देखने को मिलेगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल और ज्वार भाटा के बीच क्या संबंध है, ये भी आपने देख लिया। अब यहाँ से देखिए, ये जो सामने आपको दिख रहा है ना, ये यूजीसी नेट 2016 में आई थिंक या 17 में पूछा गया है, ठीक है। आप पेपर एक बार देख लीजिएगा। एक्चुअली पेपर जो आप लोगों को सॉल्व कराया जाता है, तो उसमें ये प्रश्न ध्यान रहते हैं कि कब एग्जाम में पूछे गए हैं। एग्जैक्ट जो है ये आपका जून या जुलाई का पूछा, जून या दिसंबर कब है ये ध्यान नहीं है। वहाँ पे प्रश्न ये पूछा गया था कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पे आता है, ठीक है। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पे आएगा, ये आपका फंडी की खाड़ी में आएगा। विश्व का सबसे ऊंचा देखिए ज्वार कनाडा के नोवा स्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। ज्वारीय उभार की हम लोग बात करें कि इसकी ऊंचाई 15 से लेकर 16 मीटर के बीच होती है। क्योंकि क्योंकि वहाँ पर 2 उच्च ज्वार, 2 निम्न ज्वार प्रतिदिन आते हैं, यानी इसके बीच लगभग जो टाइम पीरियड की बात कर रहा है, ये 24 घंटे का कर रहा है। अतः एक ज्वार जो आएगा ये 6 घंटे के भीतर जरूर आता है। अनुमानतः जो है ज्वारीय उभार 1 घंटे में लगभग 2.4 मीटर ऊपर उठता है, यानी कि लगभग 2.5 मीटर ऊंचाई पे उठेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रति मिनट 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा यहाँ पे जल जो है या ज्वार उठता है। अगर आप समुद्री बीच पर टहल रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आपको वहाँ पे समुद्री भृग, भृग क्या होता है इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो किनारे पर जो प्राय क्या होते हैं, वहाँ पे आपको देखा जाएगा समुद्री जो लहरों के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, उसको आपने पढ़ा ही होगा। तो उसमें आपका समुद्री भृगु है, टम्बोलो है, ठीक है, इस तरह से कई हैं, जीवा है जो। तो आप ज्वार को यहाँ पे देखना ना भूलें। यहाँ पे ये कह रहा है कि यदि आप बीच पे कहीं टहल रहे हैं, तो आप ज्वार को देखिए वहाँ पे। और ये कहाँ आपको दिखेगा, जो वहाँ पे भृग वगैरह हो या तटीय क्षेत्र हो, तो उसको देखिए वहाँ पे ऊंचाई पे क्या होता है, वो जल ऊपर नीचे आपका ऐसे होता है। अगर आप 1 घंटे तक वहाँ रहेंगे, तब आप पाएंगे कि वहाँ से आपने शुरू किया था और वहाँ पहुँचने के पहले ही पानी आपके सिर के ऊपर होगा। यानी कि यदि आप भृग के पास जाएंगे, तो वहाँ से जो ज्वार आपका ऊपर उठेगा। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, कनाडा में फंडी की खाड़ी के संदर्भ में बात कर रहा है, ठीक। फिर यहाँ पे आ जाइए। बहुत स्लो तो हम लोग नहीं चल रहे हैं, आपको और स्पीड की ज़रूरत होगी तो बताइएगा। जहाँ महाद्वीपीय मग्न तट की अपेक्षाकृत विस्तृत हो, यानी कि जहाँ पे महाद्वीपीय मग्न तट जो है ज़्यादा विस्तृत हो, वहाँ पे जो ये आपका ज्वारीय उभार होता है, ज्वारीय उभार यानी कि जो टाइड आएंगे, ये अधिक ऊंचाई वाले होते हैं। जब ये ज्वारीय उभार क्या होंगे, आपका मध्य महासागरीय द्वीपों से टकराएंगे, यानी कि महासागरों के बीच में जो द्वीप हैं उससे टकराएंगे, तो इनकी ऊंचाई में क्या होता है, अंतर आ जाता है। तटों के पास जो ज्वारनद मुख है या खाड़ियाँ, इनकी आकृतियों की बात करें तो ज्वार भाटाओं की तीव्रता को ये क्या करते हैं, प्रभावित करेंगे। शंक्वाकार जो खाड़ी है, शंकु के आकार की खाड़ी है, ठीक है, ऐसे ये आपका कोण होता है। तो शंक्वाकार जो खाड़ी है, इसमें क्या होता है, ज्वार के परिमाण को आश्चर्यजनक तरीके से बदल देते हैं। जबकि ज्वार भाटा द्वीपों के बीच से खाड़ियों एवं ज्वारनद मुखों से गुजरता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, ज्वारीय धारा कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि ज्वारीय धारा क्या होता है, इसको आप लोग नोट डाउन भी करते चलिएगा। जब जो ज्वार है, ज्वार भाटा है, द्वीपों के बीच से या खाड़ियों के बीच से गुजरता है, तो जनरली इसे क्या बोला जाएगा,
ज्वारीय धारा कहते हैं। ठीक है, ज्वार के प्रकारों पे चर्चा कर लेते हैं। ज्वार के प्रकार देखिए, आकृति, दिशा और गति। स्थानिक और सामयिक भिन्नता इसमें ज्वार में पाई जाएगी। तो ज्वार भाटा और उसकी बारंबारता के आधार पे हम लोग यहाँ पे इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया कि एक दिन में 24 घंटे में उनकी ऊंचाई के आधार पर अलग अलग प्रकारों में वर्गीकृत किया गया। टाइड, वेट, सन, फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो ज्वार भाटा जो है आवृत्ति के आधार पर वर्गीकरण पहले देख लीजिए। चलिए, ये वाला जो इम्पोर्टेंट है इसको आप ध्यान रखते हुए चलिएगा, इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। सेमी ड्यूरेनल यानी कि जो अर्धदैनिक ज्वार होता है, ये क्या होता है? ये सबसे सामान्य ज्वारी प्रक्रिया है, जिसके अंतर क्या होता है? प्रत्येक दिन में ये 2 बार उच्च होंगे, 2 बार निम्न ज्वार आते हैं। ठीक है, 2 लगातार उच्च एवं निम्न ज्वार क्या होते हैं? यहाँ पे लगभग समान ऊंचाई के होते हैं। उसके बाद ड्यूरेनल है, यानी कि दैनिक ज्वार जो है, इसमें क्या होता है कि प्रतिदिन केवल एक उच्च आएगा और एक निम्न ज्वार है। ध्यान रखिएगा, अर्धदैनिक में 2 उच्च 2 निम्न आएंगे, दैनिक में क्या होगा? केवल एक उच्च एक निम्न आएगा। ठीक है, उच्च और निम्न ज्वार की जो ऊंचाई होगी लगभग समान होगी। और नेक्स्ट है मिश्रित ज्वार की, यानी मिक्स्ड टाइप की। इसमें ऐसे ज्वार भाटा आएंगे जिनकी ऊंचाई में भिन्नता होती है लगभग, उसे मिश्रित ज्वार कहा जाता है। यानी कि समान ऊंचाई है तो दैनिक या अर्धदैनिक में कोई एक होगा, और उनकी ऊंचाई में भिन्नता है तो क्या होगा? वो आपका मिक्स्ड में आ जाएगा। जो मिक्स्ड टाइड्स होते हैं ये आपका उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट और पैसिफिक के बहुत से द्वीपों या द्वीप समूहों में क्या होते हैं? ये आपके उत्पन्न होते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा की हम लोग बात करें तो सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी की स्थिति के आधार पे जो ज्वार भाटा का प्रकार है उसको भी देख लीजिए। देखिए, यदि आप हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम की सोच रहे हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सीटें, बहुत सारी सीटें खाली हैं, 274 ऑलमोस्ट सीट है, खाली है। अब देखिए विज्ञापन में कितना आता है ये तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे ये पूरा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे आपका मेंस टाइप का एग्ज़ाम होगा, यानी कि आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, वहाँ पे पूछ सकता है कि ज्वार भाटा क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन करिए। तो सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी की स्थिति के आधार पर ज्वार भाटा की बात करें तो उच्च ज्वार की ऊंचाई में भिन्नता पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति पर भी निर्भर करती है। बृहत ज्वार और निम्न ज्वार दोनों क्या होते हैं? इसी में आएंगे। तो देखिए, स्प्रिंग टाइड क्या होता है? ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, पूछ रहा है कि पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति ज्वार की ऊंचाई को क्या करती है? डायरेक्ट इफेक्ट डालती है। जब तीनों क्या होंगे? एक सीधी रेखा में होंगे, ठीक है, तब ज्वारीय उभार अधिकतम होगा और इनको बृहद ज्वार भाटा का है। यानी कि स्प्रिंग टाइड कब आएगा? जब अर्थ, मून, सन ये क्या होंगे? एक सीध में होंगे। ऐसा महीने में 2 बार होता है, पूर्णिमा के समय और अमावस्या के समय। तो अमावस्या और पूर्णिमा तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, ये 2 बार होगा कब? अमावस्या और पूर्णिमा के समय। तो स्प्रिंग टाइड आपने समझ लिया, अब नीप टाइड समझिए। नीप टाइड हिंदी में भी कई बार पूछा गया है कि नीप ज्वार क्या होता है। ठीक है, तो सामान्यतः बृहत ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का जो अंतर होता है, तो बृहत स्प्रिंग टाइड में तो आपने देख ही लिया कि तीनों एक सीध में हो, और ये महीने में 2 बार आएगा। एक बार आपका पूर्णिमा के समय, एक बार अमावस्या के समय। ठीक है, एक बार उजियरिया में, एक बार अंधियरिया में, 2 बार आएगा। तो सामान्यतः बृहद ज्वार जो है निम्न ज्वार के बीच जो है 7 दिन का अंतर पाया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी आपका क्या इंपॉर्टेंट है कि बृहद ज्वार और निम्न ज्वार के बीच जो डिफरेंस होता है कितने दिन का होता है? 7 डेज। इस समय क्या होता है कि इस समय चंद्रमा एवं सूर्य एक दूसरे को क्या करते हैं? समकोण पर यहाँ पे होते हैं। यानी कि अर्थ यहाँ पे हो गया, ये आपका चंद्रमा हो गया, यहाँ पे आपका पृथ्वी हो गई, या यहाँ पे पृथ्वी हो गई, ये आपका चंद्रमा हो गया, ये आपका सन हो गया। तो तीनों क्या हो गए? 90 डिग्री पे। तब क्या होगा? सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्व बल एक दूसरे के विरुद्ध काम करेंगे, और इस समय जो है चंद्रमा का आकर्षण सूर्य के 2 गुणों से अधिक होगा। ध्यान रखिएगा, ये आपका पेपर में पूछा गया है। चंद्रमा की जो आकर्षण बल है ये सूर्य से 2 गुना कब होगा? ये सूर्य से 2 गुना कब होगा? जब ये जो है दोनों क्या होंगे? 90 डिग्री पे होंगे, यानी समकोण पे होंगे, और यह बल क्या होगा? सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के समक्ष धूमिल हो जाता है। यानी कि आकर्षण बल जब आपसे पूछा जाए कि सूर्य और चंद्रमा, यानी चंद्रमा का आकर्षण बल कब 2 गुना होगा? किससे 2 गुना होगा? सूर्य से। तो ये किस फेज में होगा? नीप टाइड में। ठीक है, या
दोनों के समकोण स्थिति में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि नीप टाइड में क्या होता है, दोनों समकोण पे होंगे। इस समय चंद्रमा का जो आकर्षण है सूर्य के दोगुने से भी अधिक होगा, यानी कि इस समय 2:1 भी आप कर सकते हैं चंद्रमा और सूर्य का आकर्षण शक्ति, ठीक है। चंद्रमा का आकर्षण अधिक इसलिए है क्योंकि वह पृथ्वी के अधिक निकट है, ये भी ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछा जाए कि जब ये आपका समकोण पे होंगे तब जो है दोनों के बीच जो आकर्षण शक्ति इसकी है वो ज़्यादा क्यों होगी, किसकी, चंद्रमा की। तो कारण क्या बता रहा है, क्योंकि जो चंद्रमा है पृथ्वी के निकट ही है, ठीक है। महीने में एक बार जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो इसे क्या बोलते हैं, इस स्थिति को उपभू कहते हैं। देखिए उपभू अपभू दोनों ध्यान रखिएगा, उपसौर और अपसौर भी ध्यान रखिएगा। ये देखिए एनडीए सीडीएस की हम लोग बात करें जो यूपीएससी एग्जाम कराता है इन दोनों का, इसमें आपका उपसौर अपसौर और अपभू और उपभू इसके बहुत पेट क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा यदि आप जनरल स्टडीज़ में कहीं एग्जाम देने जा रहे हैं, यूपी पीसीएस का देखिए मई में एग्जाम होने वाला है, उसके लिए भी आपका ये पूरा एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहाँ पे भी आपका कोपिन से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो महीने में जो है चंद्रमा जब पृथ्वी के सबसे नज़दीक हो तो इसे क्या बोलेंगे, उपभू बोलेंगे। और जब असमान रूप से उच्च एवं निम्न ज्वारीय उत्पन्न करता है, यानी उपभू के समय क्या होगा, उच्च एवं निम्न दोनों प्रकार का ज्वार यहाँ पे आएगा, यानी असामान्य रूप से आएगा। इस दौरान क्या होगा, ज्वारीय क्रम जो है सामान्य से अधिक होता है, यानी कि लगातार इसमें आता रहेगा। और 2 सप्ताह के बाद जब चंद्रमा पृथ्वी के अधिकतम दूरी पर होगा, यानी अपभू स्थिति में होगा, तब चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा क्या होगा, सीमित होगा। और ज्वार भाटा की क्रम जो है औसत ऊंचाई से भी कम होगी, यानी कि जाहिर सी बात है जब ये आपका अपभू की स्थिति होगी, दूरी होगी, तो दूरी होगी तो जो आकर्षण बल होगा कम होगा। ये ध्यान रखिए यहाँ पे आपका चंद्रमा जब ये नज़दीक हो गया तो आपका क्या हो गया, उपभू हो गया। और चंद्रमा जब आपका यहाँ पे सन से आपका क्या हो गया, दूर हो गया, तो ये अपभू हो गया। और इस समय जो ऊंचाई होगी ज्वारभाटा की ये कम होगी और इस समय आपका उच्च आएगी, ठीक है। जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है तब हम उसे क्या बोलते हैं, जब सूर्य के निकट पृथ्वी होगी तो ये आपका उपसौर होगा। और ये कब होता है, 3 जनवरी के आसपास होगा, ठीक है। इस समय उच्च और निम्न ज्वारों का क्रम जो है ये बार बार होगा, यानी अधिक न्यून होता है। जब सूर्य से पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी से सूर्य क्या होगा, दूर होगा, तो इसे क्या बोलेंगे, अपसौर बोलेंगे। और इस समय की स्थिति क्या होगी आपकी, 4 जुलाई को होगी। ये ध्यान रखिएगा, ये मैच कराने के लिए दिया है आपके एग्जाम में। देखिए उपसौर भी दिया है, अपसौर भी दिया है कि 3 जनवरी या 4 जुलाई को। और इसको कथन और कारण में भी प्रश्न बना सकता है, दे दिया कि पृथ्वी जब सूर्य के सबसे निकटतम होता है तो यह स्थिति होती है 3 जनवरी का, ठीक। अब आप ये सोचेंगे कि यार मैं तो जो है 3 जनवरी को जो है क्या होता है अपने यहाँ, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में लगभग ठंडी ही पड़ती है, तो जनवरी में ठंडी पड़ेगी तो कैसे ये नज़दीक आएगा सूर्य, आपके दिमाग में ये प्रश्न आता होगा कि निकट आएगा सूर्य तो क्या होगा, गर्मी बढ़नी चाहिए, लेकिन क्या होगा, दूर है, तो इसलिए इसका मतलब कि हम उल्टा पढ़ने, तो ये क्या होता है कि सदर्न हेमिस्फीयर में ये स्थिति होती है, दक्षिणी गोलार्ध में। और जब यहाँ पे दूर होता है तो अपसौर की स्थिति होती है, 4 जुलाई को होती है, तो ये आपका इस समय क्या होगा, अपने यहाँ क्या होती है कि यानी जुलाई में देखिए गर्मी भी उमस भी पड़ती है, ठीक है। तो ये आपका ध्यान रखिएगा, इसमें जो अंतर होता है। औसत यहाँ पे अपेक्षाकृत कम होते हैं, यानी उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच का जो समय है ये क्या होता है कि कह रहा है कि जब समय ये क्या होता है, इसमें अंतर देखा जाता है। अब यहाँ पे देखिए उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच का समय जब जल स्तर गिरता है तो क्या होगा, इसे भाटा कहा जाता है। उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच समय का जो, जब ज्वार ऊपर चढ़ता है तो बहाव या बाढ़ आ जाता है, तो ऐसे ज्वार कहते हैं, ज्वार कहते हैं, ये टाइड कहते हैं। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए, ज्वार भाटा के महत्व की चर्चा कर लें। तो चूंकि पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य की स्थिति यहाँ पे क्या है, ज्वार की स्थिति के कारण ही होती है। तो ज्वार भाटा का महत्व हम लोग बात कर रहे हैं कि पृथ्वी चंद्रमा व सूर्य की स्थिति के कारक कारक यानी कारण क्या होगा, ये आपके टाइड्स आएंगे, ठीक।
और इनकी स्थिति के सही ज्ञान से क्या होगा, ज्वारों का हम लोग पूर्वानुमान लगा सकते हैं। और इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो नौ संचालक हैं, यानी कि जो जहाज वगैरह चला रहे हैं, ठीक है, मछुआरे जो हैं, इनको क्या होगी, इससे मदद मिलेगी। क्योंकि जब ज्वार आने वाला होगा, यदि इनको जानकारी हो गई, तो ये क्या करेंगे, मछली उछली पकड़ के एकदम रेडी रहेंगे कि चलो भैया अब चलना है तट की तरफ। तो ये तट की तरफ आ गए ज्वार के साथ। फिर ये जान रहे हैं कि अब इतने टाइम पीरियड के बाद जो है भाटा आएगा, तो ये अपना तैयार हो जाएंगे, मछली उछली अपना उतार के जो भी मत्स्यन किए होंगे, फिर रेडी हो जाएंगे, चलो समुद्र में चलना है फिर मछली पकड़ने। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि उनको ये मदद मिलेगी, यानी कि उनको ये फ़ायदा ही होगा। उसके बाद देखिए नौ संचालन में क्या होगा कि ज्वारीय प्रवाह का अत्यधिक महत्व भी है। ज्वार की ऊंचाई बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है, खासकर नदियों के किनारे वाले जो पोर्ट्स हैं उनके लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ज्वार ज़्यादा ऊंचा रहेगा, तो जो नदियों के किनारे पोर्ट्स बनाए गए हैं, तो ज्वार का पानी नदियों में जब आएगा, तो जो यहाँ से जलयान आ रहे हैं, वो क्या करेंगे, आसानी से पोर्ट के, यानी कि नदी जो बंदरगाह है उसके पास आराम से पहुँच जाएंगे। यानी कि उनको इससे क्या होगा कि ज़्यादा जो तेल लगेगा, यानी कि ज़्यादा एनर्जी उनकी खर्चा नहीं होगी। एनर्जी खर्चा करने का मतलब ये होगा कि तेल वगैरह का ज़्यादा यूज़ हो, उनपे जल प्रवाह भी चाहिए, ठीक है, नदियों में बराबर। तो ज्वारनद मुख के भीतर जहाँ प्रवेश द्वार क्या होता है, छिछले रोधिका होते हैं, जो कि नौकाओं एवं जहाज़ों के पोताश्रय में प्रवेश करने से रोकते हैं। ठीक है, और ज्वारभाटा के तलछटों को क्या बोलते हैं, डीसिल्टेशन बोलते हैं। ठीक है, डीसिल्टेशन में भी ये मदद करती है। ज्वारनद मुख से क्या होगा, प्रदूषित जल को बाहर निकालने में ये मदद करेगी। ज्वारों का इस्तेमाल, चलिए यहाँ पे आपका ज्वारीय एनर्जी भी आ गई। अभी आपने तरंग ऊर्जा की हमने बात किया था, वेव एनर्जी की। अब देखिए टाइडल एनर्जी है। ठीक है, दो चीज़ें आपने यहाँ पे देखा, वेव एनर्जी, टाइडल एनर्जी। तो टाइडल एनर्जी जनरली आपका कहाँ पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, देखिए कनाडा, फ्रांस, रूस और चीन में इनके लिए उत्पन्न करने के जो इनके तकनीकी है, वो भी आपका टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे यूज की गई, यानी कि प्रोडक्शन किया जा रहा है। टाइडल एनर्जी की अपने यहाँ बात करें तो जो संभावनाएं हैं, खंभात की खाड़ी में सबसे ज़्यादा यहाँ पे संभावनाएं हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी आपका जहाँ पे ज्वार आते हैं जनरली, वहाँ पे भी आप यहाँ पे कलकत्ता के आसपास भी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो टाइडल एनर्जी की जो सबसे ज़्यादा संभावना है, वेव एनर्जी की आपका खंभात की खाड़ी के आसपास ही है। और थोड़ा बहुत प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है, लेकिन वो नाम मात्र का है। अभी उतनी ज़्यादा तकनीकी अपने यहाँ विकसित नहीं। ये प्रश्न पूछा गया सबसे ज़्यादा जो संभावनाएं कहाँ पे हैं, तो यहाँ पे एक 3 मेगावाट की शक्ति का विद्युत संयंत्र पश्चिम बंगाल में सुंदरवन के दुर्गा दुरानी में लगाया गया। ये भी ध्यान रखिएगा, इंडिया में अपने यहाँ टाइडल एनर्जी का जो प्रोडक्शन चल रहा है तो बहुत कम है, देखिए 3 मेगावाट का है। तो ये आपका कहाँ पे लगाया गया, सुंदरबन में। तो टाइड वहाँ पे यानी कि ज्वार आते ही हैं। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पे लगाया गया, दुर्गा दुआनी में। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ से आप ज्वार भाटा के जो सिद्धांत हैं उसकी भी चर्चा आपसे कर लिया जाए। इसको मैं जूम कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ज्वार भाटा का देखिए, न्यूटन का संतुलन सिद्धांत हो गया, वेविल का, विलियम वेविल का कौन सा हो गया, प्रगामी तरंग सिद्धांत हो गया। हैरिस का जो है अस्थायी तरंग सिद्धांत है। तो न्यूटन का जो संतुलन सिद्धांत है या इक्विलिब्रियम थ्योरी है, ये 1687 में इन्होंने दिया। और गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत था उसी पे इन्होंने क्या किया, इसको बेस बनाया था उसी को। तो संतुलन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनके अनुसार इसमें क्या था कि ब्रह्मांड के ग्रह और उपग्रह नक्षत्र क्या होते हैं, आपस में ये प्रत्येक अपनी ओर क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह आकर्षक शक्ति इनके बीच की दूरी के वर्ग के विपरीत, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती या समानुपाती होती है। यहाँ पे देखिए आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू m1 इंटू m2 अपान डी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जो आपका m1 और m2 है, इनका द्रव्यमान है ये आपस में। ठीक है, दो इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये आपका d है। ठीक है, तो इनका गुणा करके इनके दूरी से किए वर्ग से यदि आप भाग दे देंगे, तो यहाँ से आपका ग्रेविटेशनल फोर्स निकल आएगा। तो ये जनरली आपने फार्मूला हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा। इंटर में यदि आपने मैथ, ये आपका साइंस लिया होगा, तो साइंस में फिजिक्स में भी आपने ग्रेविटेशनल फोर्स को पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आ जाए। यहाँ पे प्रगामी तरंग सिद्धांत है, उसमें देखिए न्यूटन के सिद्धांत को और डिटेल में हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे उतना समझाएंगे नहीं, हम लोग अलग से जो है इसको करेंगे। यहाँ पे केवल आप इंट्रोडक्शन देख लीजिए। प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी 1833 में विलियम वेवेल का है।
प्रगामी तरंग सिद्धांत, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, किसी भी देशांतर के चंद्रमा के सामने होने पर उस देशांतर पर स्थित सभी स्थानों पर ज्वार का समय एक समान होना चाहिए, ठीक है। प्रगामी तरंग सिद्धांत प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी में ये कहा गया कि जो देशांतर आपका चंद्रमा के सामने होगा, यहाँ पे जो ज्वार की आएगी, ज्वार की ऊंचाई या स्थिति और समय समान होगा, परंतु वास्तविक रूप से ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पृथ्वी पर सभी जगह जो है क्या होता है, जल नहीं पाया जाता है, बीच बीच में स्थलखंड पाए जाते हैं। यदि सभी जगह जो है जल होता तो चंद्रमा द्वारा उत्पन्न की गई जो ज्वार तरंग है क्या होगा, ठीक चंद्रमा की गति के अनुरूप कैसी होगी, पूर्व से पश्चिम दिशा में निरंतर ये चला करती थी, और स्थलखंड के कारण इन तरंगों को क्या होगा, अवरोध का सामना करना पड़ेगा। अस्थायी तरंग सिद्धांत की बात करें, स्टेशनरी वेव थ्योरी, तो ये आपका जो है हैरिस का है, ये अमेरिकी जोग्राफर है, विद्वान है। इन्होंने ऑसिलेशन थ्योरी की संज्ञा इसे दी जाती है। यानी कि एक प्रश्न आपको क्या मिला यहाँ से, यदि कहा जाए कि ज्वार-भाटा से संबंधित जो दोलन सिद्धांत है, ऑसिलेशन थ्योरी है, ये आपका क्या है, तो ये आपका अस्थायी तरंग सिद्धांत का ही एक दूसरा रूप है, जिसे विलियम नहीं बल्कि आर्य हैरिस ने दिया। हैरिस ने सिद्धांत को एक प्रयोग द्वारा स्पष्ट किया। इसके अनुसार यदि किसी छिछले जल वाले टैंक को टेढ़ा करें तो क्या होगा, जल की सतह स्वयं क्या होगी, टेढ़ी हो जाएगी। उसी के अनुसार तरंगे उत्पन्न होंगी। तो जल की सतह दो प्रकार से यहाँ पे टेढ़ी होगी। पहली ये कि जल की सतह की अपेक्षा एक और तल जो है ऊंचा और दूसरी ओर क्या हो, नीचा हो जाए। इस स्थिति में क्या होगा, एक केंद्रीय बिंदु या नोडल पॉइंट रिवोल्यूशन होता है, जहाँ पर जल का स्तर समान ही रहेगा। जल की सतह बीच में ऊंचा और दोनों ओर नीची होगी, अतः केंद्रीय बिंदु यहाँ पे दो होंगे। इस असमतल तल के होने से क्या होगी, तरंगे उठेंगी, और समुद्र में एक तल के सहारे क्या होगी, ये आंदोलन मतलब आएंगी। ये तरंगे धीरे धीरे हल्की होती जाएंगी और अंत में क्या होगा, विलीन हो जाएंगे। यदि पुनः टैंक को टेढ़ा कर दिया जाए तो फिर क्या होगा, तरंगे उत्पन्न होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इतना ही हमने ऐड किया था, और इसके अलावा फिर हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, यानी कि आपका फिर महासागरीय धाराएं हैं। तो महासागरीय धाराएं भी आप लोग करना चाहेंगे, आज का सेशन यहीं तक करें। कमेंट में आप लोग बता सकते हैं यहाँ पे, आज का सेशन यहीं की रखा जाए या फिर महासागरीय धाराओं को भी आप लोग डिस्कस करना चाहेंगे। महासागरीय धाराएं महासागरों में क्या होते हैं, नदी के प्रवाह के समान होती हैं। यानी कि आपसे कहा जाए कि समुद्रों में नदी के रूप में जलधाराएं चलती हैं, या जलधाराएं नदी के रूप में, या नदी के रूप में वहाँ पे आपका जलधाराओं का प्रवाह होता है। तो क्या बताएंगे, ये आपका सत्य है, सही है। ये निश्चित मार्ग व दिशा में ही जल जो है इसमें नियमित प्रवाह में देखा जाता है। तो महासागरीय धाराएं जो है दो प्रकार के बलों द्वारा प्रभावित होती हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो प्राइमरी फोर्स इसमें होती है कि जो जल की गति को प्रारंभ करता है, और दूसरे में आपका क्या है कि जो धाराओं के प्रवाह को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक, तो दो तरह से ये प्रभावित होती हैं धाराएं। पहला इसमें देखिए कि प्राथमिक बल में जो धाराओं को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, वे क्या है, सौर ऊर्जा से जल को गर्म, जो यानी कि सोलर एनर्जी से क्या होगा, जल का गर्म होना, ये भी क्या करेगा, प्राइमरी जो फोर्स हो गया, प्राथमिक बल जो धाराओं को प्रभावित करते हैं। दूसरा वायु है, तीसरा गुरुत्वाकर्षण बल है, चौथा कोरियालिस फोर्स है। ये प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका पूछा गया प्रश्न है कि महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, ये कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो सौर ऊर्जा से जो जल का गर्म होगा, ठीक, तो ये प्राइमरी फोर्सेज में आ जाएगा। ध्यान रखिए, दो फोर्सेज हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी में आपका क्या हो गया, सौर ऊर्जा से जल का गर्म होना, और दूसरा इसमें प्राइमरी में वायु हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, कोरियालिस फोर्स होगा। ये प्राथमिक फोर्सेज हैं जो आपके जो महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। अब एक एक करके देख लीजिए। सौर ऊर्जा से जल जो है गर्म होकर क्या होगा, फैलेगा, और यही कारण है कि विषुवत वृत्त के पास महासागरीय जल का स्तर जो है ये मध्य अक्षांशों की अपेक्षा 8 सेंटीमीटर अधिक ऊंचा रहता है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, इन्होंने कहा कि आज ही इसका एंड करते हैं। तो कल हम लोग प्राइमरी फोर्सेज, सेकेंडरी फोर्सेज को भी देखेंगे। महासागरीय धाराओं का जो फिगर हमने ऐड किया उसको भी यहाँ पे दिखाएंगे। और यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी का फिगर, उसमें भी हमने ऐड किया, और एनसीईआरटी यहाँ पे भी आपका एनसीईआरटी में जो दिया गया है ये भी फिगर आपको समझाया जाएगा वहाँ पे।
और इस पे आधारित प्रश्नों को भी हम लोग कल प्रश्न भी ऐड कर दिया जाएगा। तो टाइड वाला जो प्रश्न आज कंप्लीट हुआ है, तो ये आप लोग क्या करिए, जो एप्लीकेशन है उस पे जाइए, ठीक है, और एप्लीकेशन को वहाँ पे आप डाउनलोड कर लीजिए, और जो फ्री टेस्ट हमने बताया कि फ्री टेस्ट में जाइए, वहाँ पे हमने ऐड कर दिया है। यहाँ पे टाइड का टेस्ट है, वो स्पष्ट रूप से उसमें लिखा है ओशनोग्राफी टेस्ट, ठीक है। तो टाइड उसमें लिखा है, तो टाइड का वहाँ पे आप टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। उसमें आई थिंक 10 से या 20 प्रश्न होंगे, उसको आप अटेम्प्ट करिए। अटेम्प्ट करने के बाद जैसे ही आपका कंप्लीट होगा ना, तो ऊपर सॉल्यूशन दिखेगा, सॉल्यूशन पे क्लिक करेंगे, फिर एक एक का आंसर जो राइट है वो आपको यहाँ से दिख जाएगा, ठीक है। तो ऐप पे आपको डेली एनसीईआरटी का भी लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। एनसीईआरटी के भी फिजिकल ज्योग्राफी का टोटल लगभग आपका 72 प्रश्न वहाँ पे हमने इन आपको प्रोवाइड कराए हैं, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। नोट्स आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं इसको, शॉर्ट नोट्स हालांकि हमने ऐप पे ऐड कर दिया है। ऐप पे आप जाएंगे ना, तो फ्री स्टडी मटेरियल देखिएगा, वहाँ पे एक फ्री टेस्ट आपको दिखेगा, जो आपका 3 डॉट लाइन ऐसे दिखेगी, जिसके आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, फ्री टेस्ट यहाँ लिखा रहेगा, नीचे स्टडी मटेरियल लिखा रहेगा, ठीक है। स्टडी मटेरियल पे क्लिक करिएगा तो वहाँ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, यदि आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्स को, तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। स्टोर में जाइएगा, वहाँ पे सब कोर्स अवेलेबल हैं, और सारे कोर्सेज आपका जैसे नेट का जो टोटल वैलिडिटी है वो आपका 18 मंथ का है। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है 1 ईयर का टोटल है, ठीक है। इसके अलावा आपका टीजीटी पीजीटी के भी कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। ऑनलाइन टेस्ट आप देना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है। पीडीएफ के थ्रू आप टेस्ट देना चाहते हैं तो पीडीएफ के थ्रू भी टेस्ट अवेलेबल है। तो सब कुछ वहाँ पे है, आप विजिट करिए, देखिए कैसा लगा, आप अपना फीडबैक भी वहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।